सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पाठ 5 और कविता का नाम है अट नहीं रही। तो पाठ 5 जो था इसके अंदर 2 कविताएं हैं। पहली कविता उत्साह थी जो हमने पहले व्याख्यान में पढ़ी, और इसी के अंतर्गत दूसरी कविता इसमें है अट नहीं रही है। और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इसका आज हम दूसरा व्याख्यान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का परिचय जान लेते हैं। जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि छायावादी काव्य धारा के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ, और उनकी विधिवत शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हो पाई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त किया था, कि अपने आप से ही उन्होंने इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत का, बांग्ला भाषा का और अंग्रेज़ी भाषा का। संगीत और दर्शन शास्त्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया था, यानी इनके कार्यों से वे बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका पारिवारिक जीवन दुखों एवं संघर्षों से भरा था, कि जो पारिवारिक जीवन जो था उसमें कोई खुशियाँ नहीं थी, दुख ही थे, और जीवन जो था संघर्ष से भरा हुआ था, कि उन्होंने जीवन भर संघर्ष ही किया। साहित्य क्षेत्र में उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ा। बाद में उन्होंने प्रगतिवाद का दामन थामा। सन 1961 में उनका निधन हो गया। अब हम निराला जी की काव्य रचनाएं जान लेते हैं। वैसे तो निराला जी ने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, कि जो विधाएं हैं लेखन की, उनमें उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी है, पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। लेकिन उनको जो ख्याति मिली थी वो कवि के रूप में ही मिली थी। तो इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उनमें से कुछ अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, हमने यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं। और भाषा शैली जो है निराला जी की, तो भाषा शैली भी इनकी काव्य भाषा खड़ी बोली है, और जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्दों का समावेश है, यानी कि इन्होंने तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का और देशज शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता और अलंकारिकता भी है। सामान्य रूप से यथार्थवादी कविताओं में उनकी भाषा सहज, सरल और भाव अनुकूल है, भावों के अनुकूल है, जिसे आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। तो अब हम पाठ का परिचय जान लेते हैं, कि जो कविता है उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर सार जानते हैं, कि कविता के अंदर क्या कवि कहना चाह रहा है। तो कविता जो है वो, कविता का नाम क्या है, अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को व्यक्त किया है। सर्व का अर्थ होता है सभी, व्यापक का अर्थ है फैली हुई। तो जो फागुन की सुंदरता है वो चारों तरफ फैली हुई है, और उसी को कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है, कि फागुन में प्रकृति का सौंदर्य अतुल असीम होता है, कि जो उसका सौंदर्य होता है वो चरम पर होता है, फागुन का सौंदर्य, और वो किसी प्रकार से भी कवि की आँखों में, उसके शरीर में समा नहीं पा रहा है। चारों ओर सुंदरता, कोमलता, सरसता इतनी अधिक है कि चारों तरफ जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक सुंदरता ही सुंदरता है, कोमलता है, सरसता है, मादकता है, कि वह अपने आप में किसी प्रकार से भी समा नहीं पाती है। इस प्रकार इस सौंदर्य का संचालक पता नहीं किस तरह सांस लेता है। तो संचालक कौन है यहाँ पर, फागुन, क्योंकि फागुन का महीना है, और तो संचालक भी कौन हो गया, फागुन का महीना हो गया, कि किस तरह से सांस लेता है, कि विश्व के कण कण को सुगंध और सरसता से भर देता है, कि संसार के कण कण को खुशबू से, सुगंध से और सरसता से भर देता है। और इस सुंदरता को देखकर भावुक हृदय कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगते हैं। अर्थात जो भावुक हृदय वाले लोग होते हैं, इस सुंदरता को देखकर वो कल्पनाओं में खो जाते हैं और पक्षियों की भांति उड़ने लग जाते हैं।
तुम्हारे सौंदर्य का आकर्षण यहाँ तुम्हारे फागुन के लिए प्रयोग किया गया है कि तुम्हारे सौंदर्य का आकर्षण इतना अधिक है कि उससे आँख हटाने की कोशिश करने पर भी आँखों में वही समाया रहता है। तो कवि कहता है फागुन के बारे में कि उसके सौंदर्य का जो आकर्षण है वो इतना अधिक है कि उससे अगर इंसान आँख हटाना भी चाहे तो आँखें हट नहीं पाती है, और आँखें हटा भी ले तो आँखों में समाया वही दृश्य रहता है, वही दृश्य आँखों में छाया रहता है। देखने वाले की आंखें उसके मन को इस प्राकृतिक सौंदर्य से इस प्रकार बांध देती है कि वह उससे विमुख नहीं हो सकता, कि उससे मुंह नहीं फेर सकता। बसंत ऋतु में वृक्षों की डालियां पत्तों से भर जाती है कि जो बसंत के आगमन से जो पहले वृक्ष ठूंठ होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर पत्ते नहीं होते, सूखे खड़े होते हैं, उनके ऊपर उनकी जो डालियां होती है वो पत्तों से भर जाती है, नए नए पत्ते उसके ऊपर आ जाते हैं, और उनमें से कहीं लाल कहीं हरी कोपलें फूटती है, कि कहीं लाल रंग की कोपल होती है, कहीं हरे रंग की होती है। विविध रंगों के फूल खिलकर ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनके ऊपर रंग बिरंगे पेड़ पौधों के ऊपर फूल भी खिलते हैं। तो खिले हुए फूलों को देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे प्रकृति ने गले में सजीले हार पहन लिए हों। तो इस प्रकार से वो सुशोभित हो रहे होते हैं कि जैसे फूलों के हार पहन रखे हों, माला की भांति प्रतीत होते हैं। उन फूलों का सौंदर्य असीम व अकथनीय होता है कि जो फूल खिले होते हैं फागुन के महीने में, उन फूलों का जो सौंदर्य होता है वह भी बहुत अधिक होता है और अकथनीय, अर्थात उस सुंदरता को बयान नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने पाठ कविता का सार जाना, तो कविता पढ़ने से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वैसे तो कविता में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बड़े ही सरल हैं, सहज हैं, इतने मुश्किल शब्द नहीं हैं। पहला शब्द है यहाँ पर अट। अट का अर्थ होता है समाना या प्रविष्ट होना, कि किसी चीज़ के अंदर समा जाना या उसमें प्रविष्ट होना। आभा का अर्थ शोभा होता है, आभा का अर्थ चमक भी होता है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक शोभा का वर्णन है फागुन महीने की, तो यहाँ शोभा है। तन का अर्थ होता है शरीर। नभ, नभ का अर्थ है आकाश। उर का अर्थ होता है हृदय। मंद का अर्थ है धीमा। और पुष्पमाल, पुष्प का अर्थ फूल होता है, माल का अर्थ माला, तो फूलों की माला। पाट पाट, जगह जगह, तो पाट पाट का अर्थ क्या हुआ, जगह जगह। और शोभाश्री, शोभाश्री का अर्थ है सौंदर्य से भरपूर, सुंदरता से भरा हुआ। पट, पट का अर्थ भी क्या है, समाना। अट का अर्थ भी क्या था, समाना। और सट, सट का अर्थ होता है चिपकना। फागुन, 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 फाग का महीना, फागुन का महीना होता है जिस महीने में होली आती है। मौसम बड़ा ही इस महीने में सुहावना होता है, न अधिक ठंड होती है न अधिक गर्मी होती है। गंध, गंध का अर्थ होता है सुगंध। और लदी, लदी का अर्थ होता है बोझिल। तो अब हम कविता को पढ़ते हैं। कविता की पंक्तियां हैं, हट नहीं रही है। तो कविता की पंक्तियां हैं, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ जो कवि है, काव्यांश का जो उसने कथन दिया, उसका भाव है कि कवि जो है वो फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि जब फागुन, मतलब यहाँ पर फागुन की मादकता का, सुंदरता का कवि ने वर्णन किया है कि फागुन का जब महीना आता है तो प्रकृति का अतुल असीम सौंदर्य उसकी आँखों में समा नहीं पाता। तन, तन का अर्थ शरीर होता है, तो उसके शरीर में समा नहीं पाता। यहाँ आँखों की और शरीर की बात करता है कवि कि भाई किसी प्रकार से भी वो फागुन का सौंदर्य जो है न तो आँखों में समा पाता है न ही शरीर में समा पाता है, कि चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है। सुंदर, चारों ओर सुंदरता है, कोमलता है और सरसता है, जो अपने आप में किसी प्रकार से भी समा नहीं पाती। और उसका जो सौंदर्य है वो चारों तरफ फैला रहता है। अर्थात फागुन के महीने में चारों तरफ प्रकृति
अपने सुंदरता के चरम पर होती है और वो सुंदरता चारों तरफ फैली हुई होती है। आगे कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अर्थात कि जब फागुन का जो महीना होता है, फागुन में प्रकृति पता नहीं किस प्रकार से श्वास लेती है कि मतलब कोने कोने को घर घर भर देते हो, मतलब घर के कोने कोने को, तो घर संसार रूपी जो घर है उसका कोना कोना जो है वो सुगंध से भर उठता है। कि सुगंध से क्यों भर उठता है? क्योंकि फागुन के महीने में फूल खिल जाते हैं, और फूल खिल जाते हैं तो जब हवा चलती है तो उन फूलों की सुगंध को हवा साथ लेकर चलती है, तो वो घर के कोने कोने को महका देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और जब फागुन में चारों तरफ ऐसी सुगंध व्याप्त होती है तो मन जो होता है, भावुक हृदय जो होता है, वो पक्षियों की भांति पंख लगाकर उड़ने को मजबूर हो जाता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि आगे कहता है कि प्रकृति के सौंदर्य का आकर्षण इतना प्रबल है, मतलब इतना ज़्यादा है कि जिससे आँखें हटाने का प्रयत्न करने पर भी आँखों में वही समाया रहता है। कि आँखों को अगर हटाने का प्रयत्न भी करे तो भी आँखों में वह समाया रहता है। कि देखने वाले की आँखें उसके मन को इस प्राकृतिक सौंदर्य से इस प्रकार बांध देती है कि वह उससे किसी तरह से भी विमुख नहीं हो पाता है। तो इस जो काव्य पंक्तियाँ पढ़ी, इनका हम भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाषा सौंदर्य और अलंकार सौंदर्य जानते हैं। तो इसका भाव सौंदर्य होगा कि इन पंक्तियों में कवि ने फागुन मास का मानवीकरण करते हुए, मानवीकरण अलंकार है तो उसका मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण अलंकार बेटा वहाँ पर होता है जहाँ पर जो प्रकृति, मनुष्य की जो क्रियाएं होती है वो प्रकृति पर जब लागू कर दी जाती है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जड़ पदार्थों पर जब लागू हो तब। तो फागुन मास की छटा अत्यंत मादक, मनोहारी और खुशी देने वाली है। फूल पत्तों का सांस लेना एवं पक्षियों को उड़ते देखना जैसे दृश्यों से आँख जो है हटाए नहीं हटती है। इसका भाषा सौंदर्य होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में तत्सम तद्भाव शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यानी जो पंक्तियां हैं वो उसमें तत्सम तद्भाव शब्दों की प्रधानता है और खड़ी बोली का प्रयोग है। और कविता में गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। और वर्णनात्मक और संबोधन शैली में रचित ये पंक्तियाँ जो है वो दृश्य व गंध बिंब का यहाँ पर सफल प्रयोग हुआ है। बिंब का अर्थ उदाहरण भी होता है कि इन बिंबों के माध्यम से यहाँ प्रकृति को दर्शाया गया है। आँख हटाना, हट न पाना तथा अट न पाना, ये मुहावरे हैं और इनका यहाँ सफल प्रयोग हुआ है। अलंकार सौंदर्य, अलंकार के अंतर्गत इसमें अलंकारों में कि प्रस्तुत पंक्तियों में अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है और नहीं रही है घर घर भर व पर कर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की इनमें आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। और आगे इसमें घर घर शब्द है और पर इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की पुनः आवृत्ति की गई है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो में मानवीकरण अलंकार का सफल प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है में कारण होने पर भी कार्य न हो पाने के कारण, कि आँखों को हटाना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं हट पाती है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कविता की पंक्तियाँ हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो कवि जो है वो प्रकृति में जो फागुन का जो महीना है उसकी प्रकृति में जो सौंदर्य उस समय होता है उसके बारे में फिर कहता है कि बसंत ऋतु में जो पेड़ होते हैं वो पत्तों से लद जाते हैं, उनकी जो टहनियाँ होती है वो पत्तों से भर जाती है। कहीं हरी कहीं लाल, और
उन पर कहीं हरी कहीं लाल कोपले फूटने लगती है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और अनेक प्रकार के फूल भी खिलते हैं और उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर उन, मंद का अर्थ क्या है धीमी, और गंध का अर्थ क्या है सुगंध, तो धीमी धीमी सुगंध से युक्त पुष्पमाल फूलों की माला शोभायमान हो रही हो या पहन रखी हो। कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कवि कहता है कि प्रकृति जो होती है उस समय वो अपने सुंदरता के चरम पर होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पेड़ जो थे वो हरी और लाल कोपलों से या पत्तों से भर जाते हैं, उनकी टहनियों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, और कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और जो पेड़ पौधों पर फूल खिलते हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं। उन फूलों की सुगंध कवि ने कैसी बताई है, धीमी बताई है, कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने धीमी धीमी सुगंध वाले फूलों की माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, कि जगह जगह पर ऐसी सुंदरता जो है वो व्याप्त है जो किसी प्रकार से भी आँखों में समा नहीं पा रही है। शोभा श्री का अर्थ क्या है, सौंदर्य से भरपूर, कि जगह जगह पर इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि वो किसी प्रकार से भी आँखों में समा नहीं पा रही है। बसंत में प्राकृतिक सौंदर्य असीम और अवर्णनीय होता है, क्योंकि वो बहुत अधिक होता है और उस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। बसंत में ही बेटा होली का त्यौहार आता है, रंगों का त्यौहार होली, वो भी फागुन के महीने में ही आता है। तो फागुन का कवि ने इस प्रकार यहाँ पर उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो अब हम इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन मास की अपूर्व शोभा का बड़ा ही मादक और मनोहारी चित्रण किया है। फागुन मास में के प्रभाव से वृक्षों की फागुन मास के प्रभाव से वृक्षों की डालियाँ टहनियाँ रंग बिरंगे पत्तों व फूल मालाओं से लद जाती है, यानी उनके ऊपर रंग बिरंगे पत्ते आ जाते हैं और फूल खिल जाते हैं। जगह जगह इतनी सुंदरता फैल गई है कि वह वातावरण रूपी पात्र में किसी प्रकार से भी समा नहीं पा रही है। शिल्प सौंदर्य होगा, भाषा और शिल्प सौंदर्य की प्रस्तुत पंक्तियों में तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, यानी कि तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, और साहित्यिक खड़ी बोली, जो हम हिंदी बोलते हैं बेटा, ये खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। भाषा प्रसाद गुण युक्त है और वर्णनात्मक और संबोधन शैली में रचित इन पंक्तियों में दृश्य व गंध बिंब का सफल प्रयोग है। इन पंक्तियों में दृश्य का सफल प्रयोग हुआ है। पट ने पाना मुहावरे का सफल प्रयोग है। और अलंकार सौंदर्य के अंतर्गत इसमें अलंकारों की भी जो है अनायास योजना हो गई है, मतलब अलंकार भी इसमें आ गए हैं। जैसे शोभाश्री में अनुप्रास अलंकार है, पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि पेड़ पौधे तो मालाएं पहनते नहीं, मालाएं कौन पहनते हैं, इन मनुष्य पहनते हैं। तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर, मानवीकरण अलंकार। तो हमने अब आप देखिए गृह कार्य जो है, जो कविता हमने आपको पढ़ाई है, उसी पर आधारित हमने आपको प्रश्न दिए हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले आप कविता के कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, उसके भाव को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप प्रश्नों के उचित उत्तर लिख पाएंगे। और उत्तर लिखते समय लेख का व मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान दें। लिखे हुए उत्तरों को एक बार खुद से पढ़कर देखें, और जो त्रुटियां आपसे हो जाती है उनको सुधारने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है वो आपको लिखना है। उत्तर को एक शब्द में नहीं लिखना होता, उत्तर को हमेशा प्रश्न के साथ जोड़कर उसको पूरे वाक्य में लिखने का प्रयास करें।
दूसरा प्रश्न है, घर घर में क्या भर जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। फागुन महीने में घर में क्या क्या भर जाता है, उसका वर्णन आपको करना है। तीसरा प्रश्न है कि कवि की आँख किससे नहीं हट रही है और क्यों। चौथा प्रश्न होगा, आँख शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। आपको 2 पर्यायवाची लिखने हैं यहाँ पर। और पांचवा प्रश्न है कि मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और छठा प्रश्न है कि वृक्षों पर किस प्रकार के पत्ते लग जाते हैं। तो बेटा एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे उसमें एक शब्द नहीं लिखेंगे, आप प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। प्रश्न को जोड़ते हुए ही उसका उत्तर आप लिखेंगे। अब उत्साह जो कविता हमने पढ़ी थी व्याख्यान 1 में, अब उसका जो अभ्यास कार्य है, उन अभ्यास कार्य के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जो प्रश्न उसमें दे रखे हैं उनके उत्तर किस प्रकार से होंगे। तो पहला प्रश्न था कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। प्रश्न है कि कवि जो है वो बादल से फुहार गिरा, बादल जो है बरसात करे और वो फुहारे गिरे, उसके लिए नहीं कहता। रिमझिम बरसने के लिए भी नहीं कहता कि रिमझिम बारिश हो, बल्कि उसके स्थान पर गरजने के लिए कह रहा है। तो वो ऐसा क्यों कहता है, ये लिखना है। तो बेटा उत्तर होगा कि कवि के अनुसार बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। कवि ने इसमें 2 अर्थ लिए हैं बादल के। एक मतलब ये है कि लोगों में बादल जो है गर्जना से लोगों के अंदर क्रांति भर सकता है, तो रिमझिम बरसने से शीतलता प्रदान कर सकता है। तो कवि जो है यहाँ बादल को क्रांति का प्रतीक मानता है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है ताकि लोगों में क्रांति, जोश व उत्साह का संचार हो सके। कि लोगों के अंदर कवि क्रांति का भाव भरना चाहता है, जोश भरना चाहता है, उत्साह का संचार करना चाहता है कि जो लोग शोषित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनमें क्रांति का भाव जागृत हो और वो लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसलिए बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि रिमझिम फुहारें जो होती है वो मन में कोमलता का भाव उत्पन्न करती है, और क्रांति का भाव तो बादल के गरजने से ही संभव हो सकता है। इसका दूसरा प्रश्न है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो कवि ने उत्साह कविता में बादलों से गरजने की इच्छा जाहिर की है, और ऐसी गर्जना जिससे लोगों के मन में किसका भाव उत्पन्न हो, क्रांति की भावना पैदा हो जाए। कवि अपेक्षा करता है कि बादलों की गर्जना से लोगों में उत्साह, जोश, उमंग जाग उठे, इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है कि लोगों के अंदर भी उत्साह की भावना उत्पन्न हो जाए। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर होगा कि कविता में बादल जो है निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। कि बादल जो है मानव मन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है कि लोगों के अंदर क्रांति का भाव भर जाए। दूसरी तरफ मानव जीवन के दुखों को दूर करने की ओर भी संकेत करता है। तीसरा होगा कि जीवन को संघर्ष के लिए भी प्रेरित करता है। चौथा हो जाएगा कि जीवन में परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है, क्योंकि ये चीज़ें बादल के गरजने से ही संभव हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि बादल के बरसने से लोगों ने शांति की, गर्मी से जो पीड़ित हैं उनको शांति प्राप्त हो, तो इस ओर भी संकेत करता है। जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए भी प्रेरित करता है। मानव जीवन को पीड़ाओं से दूर करने की ओर भी संकेत करता है, और जीवन में नवीनता लाने, परिवर्तन लाने की ओर भी संकेत करता है। तो इनमें से कोई भी आप 5 पॉइंट उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य
कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो आपको इसमें वो पंक्तियाँ लिखनी है जिनमें नाद सौंदर्य है। तो नाद देखो, नाद सौंदर्य बादलों का गरजना जो है, घुंघरुओं की आवाज़ होती है, ये सारी किसके अंतर्गत आती है? नाद सौंदर्य के अंतर्गत आती है काव्य के अंदर। तो इसमें पंक्तियाँ, आप कविता की पंक्तियाँ लिखेंगे कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। दूसरी पंक्ति आप लिख सकते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। तो ये 4 प्रश्न हैं अभ्यास के। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। साफ और सुंदर लेख में लिखेंगे, मात्राओं का ध्यान रखेंगे। अब हमने जो आपको गृह कार्य दिया था व्याख्यान 1 में, हम उसका हल देखते हैं कि प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। आपने लिखे होंगे तो आप अपने उत्तर मिला लीजिए। जिस प्रश्न के उत्तर में संशय हो उसको ठीक करके पुनः लिख लें। कविता के आधार पर बादलों के रूप रंग का वर्णन कीजिए। तो कविता के आधार पर बादल जो थे, आकाश में घिरे हुए बादल सुंदर, कोमल और काले रंग वाले हैं। आकाश में छाए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी बाल कल्पना से पोषित काले घुंघराले बाल लहरा रहे हों। दूसरा प्रश्न था, कवि बादल से जीवन में क्या भरने के लिए कहता है, क्यों? तो कवि जो है बादल से जीवन में वज्र किसी कठोरता भरने के लिए कहता है, क्योंकि उसी से सामाजिक जीवन में परिवर्तन आएगा और जनजीवन खुशहाल बनेगा। तीसरा प्रश्न था, विश्व के सारे लोग विकल और उन्मन क्यों थे? तो विकल का अर्थ क्या होता है? परेशान। उन्मन का अर्थ क्या होता है? अनमने। तो विश्व के समस्त लोग ग्रीष्म ऋतु की गर्मी की अधिकता के कारण व्याकुल और उन्मन थे। अगला प्रश्न था, कवि ने यह क्यों कहा है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन? तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि भीषण गर्मी से तपती धरती को राहत प्रदान करने के लिए बादल अनजानी दिशा से आकर आकाश में छा गए थे। कवि को पता ही नहीं चला कि बादल किस दिशा से आए और आकाश में छा गए। तो हमने आपको जो कविता थी उत्साह और अट नहीं रही, दोनों का भाव यहाँ समझा दिया है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। आप इन कविताओं को पढ़ें, इनके भाव को समझने का प्रयास करें, प्रश्नों के उत्तर लिखें, साफ लेख में लिखें, सुंदर लेख हो, वर्णों की बनावट ठीक हो और प्रश्नों के उत्तरों को याद भी करें। और जो गृह कार्य आपको दिया जाता है उसको रोज़ाना का काम रोज़ाना पूरा करें और काम को पीछे छोड़े नहीं कि आज का काम जो है वो कल पर न टालें। जिस दिन दिया जाए उसी दिन उस काम को पूरा करने का प्रयास करें।